तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे पावर सीरीज। कॉम्प्लेक्स में जब भी हम पढ़ते हैं सीक्वेंस और सीरीज की दोनों की इम्पोर्टेंस है। और ये कंसेप्ट काफी हद तक रियल के कंसेप्ट से सिमिलर भी है, मतलब बहुत अलग नहीं है। हाँ, इतना है कि एनालिटिक फंक्शन होगा तो पावर सीरीज हमेशा डिफाइन होगी, हर जगह उसका सम किया जा सकता है। आप लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा है रियल नंबर्स का। ये अगर उस सीक्वेंस की टर्म्स को हम ऐड करते हुए चलते हैं तो बस हो गया, तो इसे सीरीज बोलते हैं। ये सीक्वेंस था और ये सीरीज है। वैसा ही कुछ यहाँ भी पढ़ना है। हम लोग थोड़ा सा एक सामान्य सा आइडिया ले लेंगे इसका कि पावर सीरीज किसको कहते हैं, और दूसरा ये कि पावर सीरीज जो आप पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या क्या हो। तो सबसे पहले तो इसको कहते क्या है ये समझिएगा। आप लोगों को पार्शियल सम, ये एक शब्द है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं मालूम है कि पार्शियल सम क्या होता है तो बता दीजिए, मैं पहले समझा दूं। ये सबको मालूम है? सब बता दीजिए। अच्छा, तो बेटा हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो ये है, जैसे A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, इससे सीरीज बनानी है तो ऑब्वियस है हमें ऐसा कुछ करना है, A1 + A2 + A3 प्लस एंड सो ऑन। अब इसके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये सीरीज को जोड़ना है और टर्म्स इनफाइनाइट है। अब पता नहीं ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा या माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा या कोई फिक्स नंबर की ओर जाएगा या ये ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशन में भी फाइनाइट ऑसिलेशन, इनफाइनाइट ऑसिलेशन मालूम नहीं है कहाँ को जाएगा, कैसे स्टडी करें। तो इसके लिए एक नया अप्रोच डेवलप हुई जिसको पार्शियल सम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों हम, देखिए S1 तो A1 ही हुआ, S2 को आप ले लीजिए A1 + A2, S3 को हम कहते हैं A1 + A2 + A3। अब आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही Sn को लेना होगा तो A1 + A2 + A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस An। और अगर मैं इस सीक्वेंस में, अब जो नया सीक्वेंस है मेरे पास वो ये है S1, S2, S3 एंड सो ऑन। तो मैंने सीरीज की प्रॉब्लम को सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया। ये सीक्वेंस है। अब आप लोग ये सोचिए कि जिस समय मैं लिमिट Sn की बात करूं, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लूं, और Sn का मतलब हुआ A1 + A2 + An, और जहां n इन्फिनिटी को जा रहा है, और अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए तो ये वही है या नहीं जो ऊपर सीरीज है। यस भाई सर। n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये वही तो हुआ, A1 से हाँ सर। An तक का सम जहां n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो पूरी सीरीज का सम। और मैंने उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो सीक्वेंस मैंने बनाया अभी Sn, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। पार्शियल क्यों? क्योंकि पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, एक अंश, एक हिस्सा लिया हमने, शुरुआती एंटम लिए बस। तो अगर कभी पार्शियल सम का सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो आप कह सकते हैं कि सिग्मा An जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो सीरीज का सवाल सीक्वेंस की नजर से हमने डाल दिया। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा कि पार्शियल सम की मदद से आप किसी सीरीज को एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस के बारे में हमारी समझ ठीक ठाक है, हमने रियल में काफी चीजें पढ़ी हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज भी सीक्वेंस की टर्म में कही जा सकती है। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, पावर सीरीज किसे कहते हैं, थोड़ा इस पे बात करते हैं। अगर कोई सीरीज इस टाइप की हो,
ए एन रियल में होगी तो एक्स एन होगा, कॉम्प्लेक्स में है तो जेड हो जाएगा, जेड माइनस ए टू द पावर एन, एन इक्वल टू जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। इस तरह की कोई सीरीज होगी तो हम इसे, एक मिनट थोड़ा सा, इस तरह की जो सीक्वेंस हमारे पास है ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन, आप चाहें तो उसे इस तरह से कह लें, ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ऑब्वियस है ये इनफाइनाइट तक होगा, अगर फाइनाइट होता तो कन्वर्जेंस का कोई मुद्दा ही नहीं था फिर। और इन जनरल ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस एंड सो ऑन, ये है हमारे पास। तो ए कोई रियल नंबर भी हो सकता है, अभी तो कॉम्प्लेक्स ही ले लो यार, जब कॉम्प्लेक्स चल रहा है। ए नॉट भी वही हो इन जनरल, ए वन ए टू ए थ्री, ये आपके पास है। ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है हमारे पास। ए वन ए टू, आप इसको रियल में भी ऐसा ही समझिएगा। और ऑब्वियस है, जो ये तो कांस्टेंट हुए जो भी होंगे, और जेड जो होगा वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हुआ, जेड इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अंतर समझिएगा, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा लेकिन जेड वेरिएबल है। ए नॉट और ए वन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर इतना ना करें, आप लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ते होंगे, ऐसा किया जा सकता है कि जेड माइनस ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसकी जो कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर रखा जा सकता है, जेड नॉट मान लो। तो आप ऐसी कोई सीरीज अगर आपको मिलती है तो ये भी पावर सीरीज ही हुई। मतलब जरूरी नहीं है कि ए तो जीरो भी हो सकता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आप खाली ए एन इस टाइप का जैसे कहीं पर पढ़ लिया ना, ऐसा भी पढ़ लें तो पर्याप्त होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उम्मीद है इतना तो समझ में आता ही होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जब भी कन्वर्जेंस की बात आएगी तो हम देखेंगे कि ये सीरीज का सम कोई फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा, बस। और अगर मुझे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात करनी होगी तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं ये मानता हूँ इतना भी समझ में आता होगा। मॉड ले लो हर टर्म का, और मॉड में कोफिशिएंट का भी मॉड लेंगे और जेड की पावर का। उम्मीद है ये भी समझ में आता ही होगा। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, यस। रियल एनालिसिस में कुछ चीजें मैंने पढ़ाई हैं, आप लोग वहां देखिएगा। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कोई चीज, तो ये गारंटी है कि वो कन्वर्जेंट भी होगी। कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है कोई सीरीज तो वो कन्वर्जेंट भी होगी, लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर कोई सीरीज ऐसी मिल गई आपको, कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली, तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं बच्चों? कंडीशनली कन्वर्जेंट। वेरी गुड, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब इसी तरह का, जो काउंटर वाला जो आप कह रहे हैं ना अभी, ये काउंट कन्वर्ट सही नहीं भी हो सकता है, तो फिर ऐसी सीरीज के लिए जो कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, इनको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, हम रियल में जो चीजें पढ़े हुए हैं उनमें से कईयों का डायरेक्टली यूज करेंगे यहाँ पर। और मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ चीजें आती ही होंगी। आ, जैसे नहीं आती हैं तो बेटा एक बार रियल में ये चीजें पढ़ लेनी चाहिए। इफ सिग्मा यू एन, वहां रियल में ऐसे पढ़ते थे, इस कन्वर्जेंट, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो जनरल टर्म होगी वो टेंडिंग टू जीरो होगी, ये वाला, ये जीरो आएगा। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, जैसे सिग्मा वन अपॉन एन है, ये सीरीज है, इसके जनरल टर्म को ले लीजिए, वो जीरो को जा रही है लेकिन ये सीरीज डाइवर्स कर देती है। तो ये रिकॉल करने की बातें हैं सब, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। फिर बच्चों हम वहां क्या करते थे, मैं थोड़ा सा
कंपैरिजन टेस्ट के बारे मैं केवल एक समरी फटाफट फटाफट करवा रहा हूँ। कंपैरिजन टेस्ट कराते थे कि कई बार सीरीज के साथ क्या है कि सीरीज बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा कर ले। अच्छा, रियल में कंपैरिजन करना बड़ा आसान है, कॉम्प्लेक्स में तो लेस देन ग्रेटर देन लगा भी नहीं सकते। तो थोड़ा रियल के सेंस में समझिएगा अभी। ऐसा कर लेते हैं, मतलब मुझे एक सीरीज दे रखी थी सिग्मा ए एन, मैंने एक सीरीज बना डाली सिग्मा बी एन, और ऐसी बनाई कि ए एन से बी एन बड़ा हो रहा है। अब आप कहेंगे अच्छा पहली टर्म से ही ऐसा होना जरूरी है। तो बच्चों जरूरी नहीं है। हो सकता है शुरू में ए एन की कुछ टर्म बड़ी हो जाए बी एन से, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक कोई नेचुरल नंबर मिला जिसके बाद ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब अगर ऐसा फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू सम एम भी हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, शुरुआत की कुछ टर्म में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर उससे आगे लगातार ये पैटर्न मिल रहा है कि ए एन से हर टर्म से बी एन बड़ा है, ठीक हो गया, तो बच्चों ये देखो कि हम ये कहेंगे कि जो सिग्मा बी एन वाली सीरीज है वो बड़ी सीरीज है। बड़ी मतलब उसमें ऐसा हो रहा होगा कि ए एन से हर टर्म बड़ी हो रही है, फिर एक दौर के बाद जरूर होगा। हो सकता है शुरू से ही हो, और हो सकता है किसी एम के बाद ऐसा हो रहा हो। तो ये बड़ी सीरीज है, और अगर इसका सम फाइनाइट आ जाए, आप कॉमन सेंस सोचिए, बड़ी सीरीज का सम फाइनाइट आ जाए तो छोटी के बारे में क्या कहेंगे आप, वो भी तब जब पॉजिटिव टर्म है सारी। तो छोटी भी फाइनाइट ही होगी। फाइनाइट ही होगी, मतलब वो कन्वर्जेंट ही होगी। अब यहां पर देखिएगा ये वन वे ट्रैफिक है। बड़ी सीरीज का सम इनफाइनाइट हो जाए तो आप छोटे के लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर आप, आपके पास कोई कुछ है ही नहीं कहने के लिए। बड़ी बड़ी सीरीज का सम इनफाइनाइट है, ठीक है, और छोटी का भी इनफाइनाइट हो जरूरी थोड़ी है, हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन बड़ी का सम अगर फाइनाइट है तो छोटी का हमेशा होगा। रियल में ये फायदे हैं, क्यों? क्योंकि वहां लेस देन ग्रेटर देन आसानी से लगा सकते हैं, वहां बड़ा छोटा बोल सकते हैं। अब बच्चों ऐसा सोचो, एट सीरीज मैंने सोची नहीं सिग्मा सी एन, सिग्मा ए एन के मुकाबले मैंने एक छोटी सीरीज सोची। छोटी का मतलब फिर यहां भी वही है कि एक दौर के बाद हर टर्म ऐसी हो रही है मान लो, और छोटी सीरीज का सम अगर इनफाइनाइट आ जाए डाइवर्स कर रही, तो फिर बड़ी सीरीज के बारे में क्या ख्याल है? छोटी का सम प्लस तो इंफिनिटी, सर वो भी डाइवर्ज ही करेगा। तो बड़ी भी डाइवर्स करेगी। और ये भी वन वे ट्रैफिक है। छोटी का सम अगर फाइनाइट आ जाए तो बड़े के लिए कुछ नहीं कह सकते। तो ध्यान दीजिए, चार पॉसिबिलिटी में से दो हम बात ही नहीं करेंगे, हम केवल दो पे बात करेंगे कि अगर सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट है तो सिग्मा ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, और सिग्मा सी एन अगर डाइवर्जेंट है तो सिग्मा ए एन भी डाइवर्जेंट। भाई ये दो लाइनें बोला करेंगे, क्योंकि हम ये कंपेयर करके बोल रहे हैं, तो इसको कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। ये है फिलॉसफी, कंसेप्ट। अब जो व्यावहारिक हकीकत है जरा उस पे जाएं। ये वाला मेथड लगाना व्यावहारिक तौर पर आसान नहीं है, कंसेप्ट तो यही है बच्चों, यही लॉजिक दीजिए कभी इंटरव्यू में पूछा तो। शॉर्टकट ये है कि अगर मुझे दो सीरीज मिली सिग्मा ए एन और सिग्मा बी एन, और अगर मुझे ए एन अपॉन बी एन लिमिट, ये नॉन जीरो फाइनाइट है, ये पढ़ाया था मैंने रियल में। अगर ये नॉन जीरो है और फाइनाइट है तो इन दोनों सीरीज का जो बिहेवियर है वो सेम भी, या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। और क्योंकि सिग्मा बी एन हमने चुनी होती है तो वो हम ऐसा चुनते हैं जो हमारे लिए आसान हो। भाई ऐसा क्यों चुनेंगे जो और कठिन बना दे? तो कंपैरिजन का एक व्यावहारिक तरीका ये वाला हो जाता है रियल में। और जो फिलॉसफी है, जो कंसेप्ट है, वो मैंने आपको पहले समझाया। कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा तो हम हर जगह मॉड लेके काम चलाएंगे। क्योंकि बच्चों जब भी हम कोई भी सीरीज ए एन जेड एन ले लें, जैसे ये है, इसका मॉड लेंगे और फिर मान लो कोई बी एन जेड एन है ऐसा ले लिया,
तो मॉड लेने की वजह से वो रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लेस देन ग्रेटर देन कहना आसान है, और फिर हम बाकी बातें तो वही कहते रहेंगे जो हमने रियल में कही थी। मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा तो फिर कन्वर्जेंट भी हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। यस सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक हम जो यूज करेंगे इसमें रूट टेस्ट, क्रॉसी रूट टेस्ट, क्रॉसी रूट टेस्ट की बात करेंगे। ये भी हमने वहां पढ़ा था। वहां ये था, जैसे एन एक टर्म ले लिया और उसकी पावर 1/n कर दिया। अगर ये 1 से कम है होता था रियल में, तो हम कह देते थे कि ये भाई कन्वर्जेंट ही हो, बातचीत इस पे होती। रेशियो टेस्ट, ये सारी बातें वहां हुआ करती थी। थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास कोई पॉइंट ए है, अब कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। मैं चाह रहा हूं कि कोई ऐसा बाउंड्री है जिसके अंदर मैं गारंटी से कह सकूं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर ले लो। पहले तो मैंने 8 पॉइंट लिया ए, और फिर मैंने सोचा कि ए के चारों ओर आखिर कितनी दूरी तक हो सकता है वो सर्कुलर शेप में आ जाए यहाँ आसानी से। तो कितनी दूरी तक ओपन सेट हो गए, कन्वर्जेंस बनी रहेगी। तो इसको, इस सर्कल का जब रेडियस निकालेंगे तो उसको कहेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमारे यहाँ ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स में हम पावर सीरीज में बात करेंगे, हमसे सवाल पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज क्या है। ये जो पावर सीरीज है उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मतलब इतने रेडियस के अंदर चारों तरफ कहीं भी, आप कहीं पर भी देख लें, ये कन्वर्ज ही करेगी ये सीरीज, ये पावर सीरीज। लेकिन इसकी बाउंड्री पर या इसके बाहर, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ओपन सेट लेंगे तो बाउंड्री कवर नहीं करेंगे। तो चलिए हम पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे बात करते हैं। अगर हम रियल में बात करते हैं तो रियल में रियल लाइन पे बात कर रहे होते हैं हम, तो वहां इंटरवल का सेंस आता है। वहां पर ये होता है कि भाई इस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है सीरीज, तो और कहाँ तक है, ओपन इंटरवल यहां से यहां तक ओपन। फिर वही बात आती है, बाउंड्री पे गड़बड़ है हमेशा। तो खैर, अगर आपने रियल में एक बार चीजें पढ़ी है ना, तो यहाँ पर मदद काफी मिल जाएगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो रिवाइज कर लीजिएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज होना चाहिए। हम हर सीरीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अब, केवल पावर सीरीज पे। आप कहेंगे हमने जो पढ़ी थी सब पावर सीरीज नहीं थी क्या? तो नहीं थी, क्योंकि आपने ऐसी सीरीज भी पढ़ी होंगी, 1/x, 1/x², 1/x³। रियल में ऐसा भी तो हो सकती है ना? क्या ये पावर सीरीज मानी जाए? नो सर। ये वाली है ना ये, n0 से इंफिनिटी। तो ध्यान दीजिए, x से डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा होगा पावर सीरीज में कहीं भी। जो x है, इसको पावर सीरीज कह रहे हैं आप, तो उस पर गौर कीजिएगा। जब आप रियल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी सीरीज पढ़ते हैं। अब हम बहुत सारी को सीमित कर रहे हैं। वो इसलिए करते हैं बेसिकली क्योंकि हमें टेलर सीरीज का एक्सपेंशन लाना होता है। एनालिटिक फंक्शन अगर है तो उसके लिए टेलर हमेशा ही मिलेगी, कोई डाउट ही नहीं है। एनालिटिक है तो हर पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो हर उस पॉइंट पे जितने ऑर्डर के डेरिवेटिव चाहिए सब मिलेंगे। टेलर एक्सपेंशन मिलेगा, वो पावर सीरीज एक्सपेंशन ही होता है। इसीलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स में सारी सीरीज को ना पढ़ के केवल कॉम्प्लेक्स पे, सॉरी, पावर सीरीज पे फोकस करते हैं। चलिए, तो थोड़ा इस पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं पावर सीरीज का। लेट द पावर सीरीज बी सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन। हम यही ले लेते हैं, इसको हम सिग्मा यूएन मान लें, लिखने बोलने में आसान होता है। यूएन भी जेड का फंक्शन होगा। मतलब आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि यूएन का मतलब यूएन इज अ फंक्शन ऑफ जेड। वो खाली आपको समझाने के लिए। तो सिग्मा यूएन
is convergent, limit n tending to infinity, mod un to power 1 by n, this will be less than 1, क्रॉसी रूट टेस्ट हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ लिमिट n tending to infinity, mod an z to the power n mod लेस देन 1, और 3 पावर 1 by n भी तो है वो, 1 by n। तो फिर ये आ जाएगा लिमिट an mod 3 पावर 1 by n इंटू जेड मॉड जेड लेस देन 1। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, लिमिट an mod 3 पावर 1 by n जो है इसको हम लोग कहते हैं 1/r, कर्वेचर की तरफ हुआ ये, आर का उल्टा। और अगर आप ये ले लेते हैं तो आपको यहां से मिल जाएगा मॉड z/r लेस देन 1 और मॉड ऑफ जेड लेस देन आर। तो ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये ऐसे निकलता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर्मूला मैंने क्लोज कर ही दिया है, इसी को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। आपको ये चेक करना होता है बस। इसके अंदर ये सर्किल की क्वेश्चन है, वैसे भी मॉड जेड लेस देन आर, तो कॉम्प्लेक्स में इतना आप जानते होंगे। आप इसे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी कह सकते हैं, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फॉर्मूला ये आपने लिखा है कि 1/r जो है वो मॉड ऑफ an की पावर 1/n है। अब ये कई केस आ जाते हैं इसमें जब आप करेंगे। एक मैंने आप लोगों को वहां ये पढ़ाया था, ये 1/n क्रॉसी रूट टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट, ये दोनों एक ही होंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा लेफ्ट वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्रॉसी रूट टेस्ट ज्यादा स्ट्रांग टेस्ट है कंपैरिजन के मुकाबले। और पक्का है जिस समय मैंने ये आप लोगों को रियल में पढ़ाया था तो आपने लिखा जरूर होगा कहीं ना कहीं, क्रॉसी रूट टेस्ट इज ए स्ट्रॉन्गर टेस्ट देन कंपैरिजन टेस्ट। इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये रियल का ही सब रिवीजन था जल्दी जल्दी में। तो बच्चों ये दोनों का हम यूज करेंगे जहां पर जो आसान पड़े। ये दोनों, क्योंकि लेफ्ट वाला 1/r था तो राइट वाला भी 1/r मान लीजिए। ये इस आधार पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको कुछ कोई सवाल करा के दिखाता हूँ। मैं ये मानते चल रहा हूँ कि इसको करने से पहले आपने रियल पे काम थोड़ा बहुत किया होगा, नहीं किया है तो एक बार सीरीज पे कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है, पहला ले लेते हैं, सिग्मा जेड टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया है। हम्म, आप कंपेयर किया करिए हमेशा इसको an जेड टू द पावर n से। तो आपको an मिल जाएगा 1/n टू द पावर n। तो n क्योंकि नेचुरल नंबर है तो छोड़िए, आप मॉड लेके कोई फायदा नहीं। तो an की पावर 1/n कर लीजिए, 1/n मिल जाएगा आपको। n इंफिनिटी पे जीरो चले जाएगा। तो an की पावर 1/n लिमिट दिस, इसको हम 1/r कहते हैं। ये जीरो हो रहा है तो r टेंड्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब जो पॉइंट है जहां पर आप ले रहे हैं, ये z-a होता था, यहाँ पर इसका मतलब a जीरो है। तो इसका मतलब जीरो के चारों ओर आर रेडियस का आप सर्कल बना लीजिए, उसके अंदर सीरीज कन्वर्जेंट है जहां आर टेंड्स टू इंफिनिटी है। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये ट्रॉम्पलेट्स में एंटायर। हर जगह पर एनालिटिक है, ट्रॉम्पलेट्स प्लेन में एवरीवेयर एनालिटिक, एवरीवेयर नहीं, सीरीज है, अभी तो सीरीज है तो कन्वर्जेंट की बात। ये सीरीज हर कॉम्प्लेक्स नंबर पे जेड आप कोई भी ले लीजिए, कहीं पर भी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये हर जगह पर एनालिटिक है। आप गौर कीजिए, इसकी खूबसूरती ये है कि ये केवल कोफिशिएंट के आधार पे बात करती है। आपने अपनी बातचीत में जेड पे फोकस नहीं किया था, आपने एन पे फोकस किया था। और अब आप कह रहे हैं कि जेड कुछ भी ले लो यार, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट है। मतलब ये जीरो के से इंफिनिटी दूरी तक कहीं को भी किसी भी डायरेक्शन में चलिए, हर जगह ये एनालिटिक है, एवरीवेयर। तो और सीरीज कन्वर्जेंट है। मैं समझा पाया आप लोगों को? अरे बात सर समझ। एनालिटिक तो फंक्शन सर एनालिटिक तो फंक्शन होता है ना सर। हाँ, फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन मैंने कहा था शुरू में भी, एनालिटिक फंक्शन के लिए हमेशा आपके पास टेलर सीरीज मिलती है ना, पावर सीरीज। हाँ हाँ सर। रियल में तो दिक्कत है, कॉम्प्लेक्स में ये आसानी है। एक्चुअली दोनों जुड़ी हुई हैं, इसीलिए आपने देखा होगा रूडिन ने एक ही किताब लिख डाली, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि दोनों तरह के फंक्शंस में कुछ चीजें एक जैसी चल जाती हैं, और कुछ चीजों में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हमारा सवाल ऐसा है, सीरीज ये है फैक्टोरियल एन अपॉन एन टू द पावर एन इंटू जेड टू द पावर एन। ये क्वेश्चन है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ढूंढना है। आप लोग भी रफ कॉपी पे जरा पेन वेन चलाइए। ए एन आपके पास ये है फैक्टोरियल एन अपॉन एन टू द पावर एन, ठीक है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग क्या करना चाहेंगे इसमें। सर रेशो टेस्ट लगाएंगे। हाँ, कभी भी बेटा फैक्टोरियल साइन आए ना तो आप उसे नहीं हटा पाएंगे, नहीं तो अगर ऐसा है तो ए एन प्लस वन पे ले आइए, नहीं तो फैक्टोरियल हट नहीं पाएगा। एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन। अब आप अभी जो पीछे किया था ए एन प्लस वन अपॉन ए एन करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन इंटू नीचे ए एन है तो एन की पावर एन ऊपर फैक्टोरियल एन, ये कैंसिल। अच्छा, एन प्लस वन एक कम हो जाएगा पावर, तो एन अपॉन एन फैक्टोरियल एन तो कैंसिल हो गया है। एन प्लस वन की पावर एन, नीचे से भी एन कॉमन ले लीजिए, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन। अब अगर आप लिमिट लगाते हैं तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, आप चाहे मॉड भी ले लें, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता उससे। तो बच्चों ये डिनोमिनेटर ई बन जाएगा, वन अपॉन ई, ऐसा हो जाएगा। और यही आपके पास वन अपॉन आर बताया था मैंने पिछले पेज में, तो इसका मतलब आर इक्वल टू ई है। इसका मतलब ये हुआ, ओरिजिन के चारों ओर ई दूरी तक का अगर आप सर्कल ड्रॉ करें तो उसके अंदर हर पॉइंट पर ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। बाकी लोग भी सहमत हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। जैसे आप लोग रियल में पढ़ते थे तो वहाँ कन्वर्जेंस जब सीरीज की पढ़ी तो वहाँ ढेर सारे टेस्ट पढ़ाए थे, मैंने खुद बताया, लेबनिज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, क्रॉसी रूट टेस्ट, कंपैरिजन फेल हो जाए तो राबिस टेस्ट, डिमॉर्गन बर्ट्रैंड, कुमेट टेस्ट, गॉस टेस्ट, कुछ और भी बचे होंगे। हमारे यहाँ ये आसान है कि जितना बताना था मैंने वो पिछले पेज में बता दिया, ये बस इतना याद कर लो यार, ये हो गया। इतने से आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। चलिए कुछ सवाल और कर लेते हैं इस पे। समेशन ऑफ फैक्टोरियल एन होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एन इंटू जेड टू द पावर एन, ये सीरीज है।
हाँ बेटा, ये ऑब्वियस है, फैक्टोरियल आया तो ए वो रेशियो वाले से ही करना। फैक्टोरियल 2n ना, मैं बुक से आंसर बता दे रहा हूँ, इसमें आप लोग खुद बाद में कर लीजिएगा। आर आर जो है वो 4 आ रहा है। और एक सवाल और लिखाता हूँ। 2 to the power -n इंटू z to the power n अपॉन 1 + i/n²। ये है, टफ नहीं है। और इसमें तो फैक्टोरियल नहीं आया, तो क्या लगाना उचित रहेगा? सर कॉशी रूट टेस्ट। हाँ, रूट टेस्ट। आप लोग ये 2 सवाल ट्राई कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास अभी थोड़ी देर में करेंगे, इसका टाइम पूरा हो रहा है।